काल पुरुष की कुंडली किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं? काल पुरुष की कुंडली। हाँ हाँ गुरुदेव, जो मेष से स्टार्ट होती है। हाँ, जब सृष्टि खंड की रचना हुई तो उस ठीक समय पे मेष लग्न ही था। जी गुरुदेव। ठीक है, तो ठीक ठीक। प्रथम तो वही काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। इसीलिए जो है वहां पे वह स्थिति होने के कारण ही जो कृतिका नक्षत्र है उस समय नहीं होने के कारण से कृतिका नक्षत्र हम गणना कहाँ से करते हैं? अगर देखा जाए तो प्रथम नक्षत्र कृतिका है, लेकिन हम अश्विनी से गणना करते हैं। तो ठीक ठीक। अश्विनी से गणना इसीलिए किया जाता है। चलिए, आप लोग बना लिए हैं तो संबंधियों का ज्ञान जो किया जाता है वह लिखिए। लग्न भाव से दादा का विचार किया जाता है। लग्न भाव से दादा। प्रथम भाव में दादा का, प्रथम भाव से दादा का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव में कुटुंब, पितृपक्ष, पिता का पक्ष जो है, अपने घर का कुटुंब का विचार किया जाता है द्वितीय भाव से। तृतीय भाव से भाई बहन नौकर का विचार किया जाता है। नौकर का विचार, भाई बहन का विचार किया जाता है तृतीय भाव से। चतुर्थ भाव से माता का और ससुर का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से माता और ससुर का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतति मतलब संतान का विचार किया जाता है। छठे भाव से मामा, चाची, पितृपक्ष, काकी का विचार किया जाता है। काकी मतलब चाची। बताइए गुरु सर। मामा। छठे भाव से मामा, चाची, पितृपक्ष अपने पिता के कुल का जो है, मातृपक्ष का, मातृपक्ष मतलब ननिहाल का जो है, यहाँ से विचार किया जाता है। जी जी। मामा का, चाची का और माता के पक्ष का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से दादी का विचार किया जाता है। दादी, पत्नी। अष्टम भाव से ससुराल पक्ष का विचार किया जाता है।
अष्टम भाव से ससुराल पक्ष का विचार किया जाता है और नवम भाव से जो है साला और बहनोई का विचार किया जाता है। साला और बहनोई का विचार नवम भाव से किया जाता है। दसम भाव से पिता और सास का विचार किया जाता है। सासू का और पिता का विचार किया जाता है। एकादश भाव से जामाता और बहू का विचार किया जाता है। बहू और जमाता का विचार किया जाता है। गुरुजी ये जमाता क्या होता है? जमाई अपनी बेटी का पति जमाई, दामाद जिसको बोलते हैं। बारहवें भाव से मामी और चाचा का विचार किया जाता है। मामी और चाचा का विचार जो है द्वादश भाव से किया जाता है। अब ये चक्र बनाने से और चक्र में लिखने से आप लोगों को समझ में ये आ जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। आप लोग देखिए, प्रथम भाव से दादा का विचार करते हैं ना, तो उसके सातवें भाव से दादी का विचार करते हैं। जी जी ठीक। द्वितीय भाव से कुटुंब का विचार करते हैं, अपने परिवार का विचार करते हैं। उसके सातवें जो अष्टम भाव है उससे ससुराल पक्ष का विचार कर लेते हैं। जी 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 गुरुदेव। और तृतीय भाव से क्या है, तृतीय भाव से भाई बहन और नौकर का विचार करते हैं। तो यहाँ देखिए, भाई के उल्टा साला हो गया, बहन के उल्टा बहनोई हो गया नवम भाव से। जी जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया। ठीक। चतुर्थ भाव से माता का और ससुर का विचार करते हैं, तो दसम भाव से माता के उल्टा पिता, ससुर के उल्टा सास। ठीक ठीक है। ठीक। ससुर और सास का विचार, माता और ससुर का विचार, पिता और सास का विचार। पंचम भाव से संतान की जो है संतति का विचार करते हैं, तो एकादश भाव से दामाद का विचार और बहू का विचार हो जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छठे भाव से मामा का विचार होता है, तो 12वें विचार भाव से मामी का। छठे भाव से चाची का विचार होता है, तो 12वें से चाचा का विचार हो जाता है। ठीक। अब मातृपक्ष का विचार होता है, तो वहां पे अपने कुल का भी विचार कर सकते हैं, लेकिन वह स्वतः के लिए ही, स्वतः का कैसा रहेगा आगे चल करके, वहां हमको मोक्ष प्राप्ति होगा या नहीं होगा, तो वहां अपने शरीर के विचार किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है। ये आप लोग को समझ में बहुत अच्छा आ जाए। ठीक, अब आगे चले। आगे चले चले गुरुदेव, बहुत सरल तरीके से समझाया। धन्यवाद गुरुदेव, आगे चले। ठीक है। खूप सरस माहिती आपली, बढ़िया माहिती है। आप लोग कल मैंने ये लिखवाया था ना शरीर के अंगों का। जी जी गुरुदेव। गुरुजी मैं आज ही ज्वाइंट हुआ हूँ लिंक में, कल की बात तो मुझे मालूम नहीं है।
जी आप लोग तो हमने कल कहा था कि आप लोग ग्रुप में ये डाल दीजिएगा, आप लोगों ने डाला नहीं था। तो कृपया जो नोट्स बना रहे हैं आप लोग जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में डाल दिया करिए। गुरुजी कोई ऐसे ग्रुप में हमें ऐड नहीं किया गया है, बस लिंक जरूर आया है, लेकिन जिस ग्रुप में एडेड है उस ग्रुप में सिर्फ आप लोग ही मैसेज भेज सकते हैं, हम भेज नहीं सकते। अच्छा मैं उसमें वो जो है एडमिन मोड हटा दे रहा हूँ, ठीक जी है। गुरु जी हाँ गुरुजी। तो वो जिसमें है आप लोग वही मतलब और तो ग्रुप है अपने पास बहुत, सभी ग्रुप है, कम से कम 40 ग्रुप है, लेकिन ये पठन पाठन का जो मेन विशेष एक ही जगह पे सब लोग रहे तो एक जगह लिंक डालने पे सबको मिल जाता है, इसलिए ये है। आप लोग लिख लीजिए चरादि लग्न, चरादि लग्न हेडिंग डालिए चरादि लग्न। ऊपर लिख लीजिए चर, फिर उसके नीचे स्थिर, फिर उसके नीचे लिख लीजिए द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। चर स्थिर द्विस्वभाव। चर के सामने लिखिए, चर के सामने लिख लीजिए मेष, कर्क तुला मकर। दूसरे में लिखिए वृष सिंह वृश्चिक कुंभ स्थिर में। गुरुजी वापस बोलिए। उसमें वृष सिंह वृश्चिक कुंभ स्थिर के सामने। अब द्विस्वभाव के नीचे आप लिखिए मिथुन कन्या धनु मीन। अब इसको एक तरह से समझने का आप लोग देखिए कि पहला राशि क्या हो गया मेष, उसके नीचे आप वृष लिखे हैं, उसके नीचे आप मिथुन लिखे हैं ना, जी जी लाइन जी से गुरुदेव। लाइन से लिखे होंगे। चार जी स्थिर जी द्विस्वभाव, तो चार स्थिर द्विस्वभाव, तो मेष चार हो गया, वृष स्थिर हो गया, मिथुन द्विस्वभाव हो गया। फिर कर्क चार स्थिर द्विस्वभाव, चार स्थिर द्विस्वभाव, चार स्थिर द्विस्वभाव। ऐसे ही ये आपको याद करने के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, केवल देखने की जरूरत है कि कौन सा क्या है। तो पहला चार हो गया स्थिर हो गया द्विस्वभाव, फिर चार स्थिर द्विस्वभाव, फिर चार स्थिर द्विस्वभाव, चार स्थिर द्विस्वभाव। जी जी ग्रहों जी गुरु। ग्रहों की अवस्था लिख लीजिए हेडिंग, ग्रहों की अवस्था 3 कॉलम बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए। बीच में बीच वाले कॉलम में लिख लीजिए अंश, एक तरफ लिख लीजिए विषम, एक तरफ लिख लीजिए सम। पहले बाएं तरफ आप लोग लिखिएगा विषम और दाहिने तरफ लिखिएगा सम। पहले विषम तब सम। हो गया। जी अब बीच में लिखिए अंश, अंश वाले में लिखिए 0 से 6 अंश पहली लाइन में, उसके नीचे लिखिए 6 से 12 दूसरी लाइन में,
तीसरी लाइन में लिखिए 12 से 18, चौथी लाइन में लिखिए 18 से 24 और पांचवी लाइन में लिखिए 24 से 30। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। जो 0 से 6 है, 0 से 6 आप लोग लिखे हैं, तो विषम के साथ, विषम के नीचे जो है 0 से 6 के सामने लिखिए बाल, बालावस्था, बालावस्था। बालावस्था। अब उसके दूसरे साइड सम जहां लिखे हैं, सम के सामने 6 से 0 से 6 के सामने लिखिए मृतावस्था। फिर 6 से 12 के सामने विषम में लिखिए कुमारावस्था। जी गुरुदेव। उसके सामने लिख लीजिए वृद्धावस्था। सम के नीचे, मृत के नीचे वृद्धावस्था। 6 से 12 वृद्धावस्था। 12 से 18 युवा, विषम के नीचे युवा, और उस साइड भी युवा, उधर भी युवा, इधर भी युवा। अब 18 से 24 वृद्ध विषम में, और सम में कुमार, सम में कुमार, विषम में वृद्ध। चौबीस से 30 में विषम में मृत और सम में बाल। जी जी गुरुदेव। अभी ये देखिए, आप लोग इधर से नीचे ऊपर से आइए। अगर विषम में आ रहे हैं तो विषम में जो बालक है 6 से 0 से 6 तक, वही सम में देखेंगे तो नीचे से ऊपर जा रहा है। इस तरफ बालक, कुमार, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, मृत हुआ। उधर क्या है, मृत, वृद्ध, युवा, कुमार, बाल हुआ। जी 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 गुरुदेव। इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? इतने डिग्री पर ये ग्रह बालक रहते हैं, कुमारावस्था में रहते हैं, युवा रहते हैं, वृद्ध रहते हैं, मृत रहते हैं। तो सम और जो सम और बाल अवस्था, जी सम और विषम है तो ये राशियां हो गई, सम राशि और विषम। हाँ, उसमें जो ग्रह बैठे रहेंगे। जी गुरुजी, वही पूछना था। ठीक है। अभी अभी मान लीजिए कोई जो बालक है, बाल अवस्था में है, वो ग्रह कुछ प्रभाव कर पाएगा? कितना भी अमीर रहे लेकिन कोई कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और कोई वृद्ध रहे या मृत रहे तो कितना तेज काम कर पाएगा? बहुत ज्यादा तेज तो कर नहीं पाएगा। तो जो ग्रह युवावस्था और कुमार अवस्था में रहते हैं वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहते हैं। जी जी गुरुदेव।
नक्षत्रों का जो है स्वामी कौन है, आप लोग को एक नियम बता देता हूँ बहुत अच्छा, इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा 27 नक्षत्रों का स्वामी। एक सूत्र है आचम भौरा वृषभुकेशु, ठीक है। आचम भौरा वृषभुकेशु, आचम भौरा वृषभुकेशु, आचम भौ आचम भौरा वृषभुकेशु, बुकेशु, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? आ मतलब अग्नि, ठीक है। अग्नि मतलब सूर्य, ठीक। तो आ हम शुरू करते हैं कहाँ से? कृतिका से। कृतिका का कृतिका के स्वामी कौन है? सूर्य। उसके बाद चम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा स्वामी है रोहिणी के। भौम भौम भौ भौ का मतलब होता है भौम, मंगल, मंगल है मृगशिरा के। रा मतलब राहु है आर्द्रा के। व्री मतलब बृहस्पति पुनर्वसु के। शनि पुष्प के, ठीक। बू हो गए श्लेषा के। के मतलब केतु हो गए मघा के। शु मतलब शुक्र हो गए पूर्वा फाल्गुनी के, ठीक। आचम भौरा खत्म होने के बाद फिर से आचम भौरा, फिर खत्म होने के बाद फिर आचम भौरा, ये 27 नक्षत्र तक ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें ये जान लीजिए कि जो मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, मूल संज्ञक नक्षत्र हैं 6, उनके स्वामी कौन है? राहु और केतु और बुध है, ठीक है। केतु और बुध है इनके स्वामी। जिसके जिसके स्वामी बुध और केतु हैं वही जो है कौन सा ग्रह नक्षत्र है? मूल संज्ञक नक्षत्र है। जैसे अश्विनी और रेवती, ठीक। श्लेषा और मघा मूल, और ज्येष्ठा और मूल, ये दोनों, ये 6 क्या है? मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। तो इनका पहले आएगा के बुध, उसके बाद में आएगा केतु। पहले आएगा बुध, उसके बाद में आएगा केतु। तो ऐसे इसको हम आप देख सकते हैं। सर ये सूत्र आयम भवरा, आयम नहीं, आचम, आचम, आचम भवरा बुकेशु, बुकेशु नहीं, वृषभुकेशु, वृषभुकेशु, केशु। हाँ। ठीक है, धन्यवाद गुरु। आ मतलब पहले सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा भौम, चौथा राहु, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां बुध, आठवां केतु, नौवां शुक्र। नौवा शुक्र ना, ठीक है। दो ग्रह जो होते हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, हर समय मार्गी रहते हैं, ठीक है। ठीक है। और राहु केतु जो होते हैं कभी मार्गी नहीं होते हैं, हर समय वक्री रहते हैं।
हर समय वक्र रहता है, ठीक है गुरु जी। और 5 ग्रह जो होते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये कभी मार्गी तो कभी वक्री होते हैं। होते हैं। हम्म। जी जी गुरुदेव। अब इसमें लिख लीजिए शीघ्रगामी और मंदगामी, हेडिंग डाल लीजिए शीघ्रगामी ग्रह और मंदगामी ग्रह। मंदगामी ग्रह, शीघ्रगामी ग्रह। शीघ्रगामी ग्रह कौन से हैं, मंदगामी ग्रह कौन से हैं वो। अब सबसे जल्दी चलने वाले ग्रह कौन से हैं? चंद्र। चंद्र। चंद्र तो 2.5 दिन ही लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ये आप लिखिए सूर्य एक राशि में कितने दिन रहते हैं? सूर्य एक राशि में 30 दिन रहते हैं। ठीक ठीक गुरुदेव। चंद्र 2.25 दिन में एक राशि का भोग कर लेते हैं। चंद्रमा जो है एक राशि का भोग 2.25 दिन में कर लेते हैं। शनि 30 महीने, ठीक है। शनि 30 महीने मतलब 2.5 साल में एक राशि पे भोग करते हैं। सबसे मंदगामी ग्रह है, ठीक है। ये मंदगामी ग्रह में सबसे मंदगामी ग्रह हैं। अनिल जी अपना माइक म्यूट करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। बुध लिख लीजिए, बुध के सामने लिखिए 27 से 30 दिन। बुध 27 से 30 दिन, शुक्र 27 से 30 दिन, सूर्य 27 से 30 दिन। ये 3 ग्रह जो है 27 से 30 दिन में क्या करते हैं, एक राशि का भोग कर लेते हैं। शुक्र, बुध, सूर्य, ये तीनों 27 से 30 दिन के अंदर में एक राशि का भोग कर लेते हैं। गुरु 12 से 13 महीने एक राशि का भोग करते हैं। गुरु जो है 12 से 13 महीने में एक राशि का भोग करते हैं। राहु केतु 18 महीने का समय लेते हैं एक राशि भोग करने में। गुरुदेव मंगल का एक थोड़ा बता दो। जी मंगल का लिखवा रहा हूँ। ठीक है ठीक। राहु केतु 18 महीने लेते हैं। मंगल ठीक ठीक 45 दिन एक राशि का भोग करते हैं। ठीक गुरुदेव। चंद्रमा 54 घंटे मतलब 2.25 दिन बोले ना, तो 54 घंटे एक राशि का भोग करता है। इसको भी लिखना है तो लिख सकते हैं। 7.5 जो होती है, 7.5 कैसे देखा जाता है, जिस राशि में है प्लस आगे की राशि और पीछे की राशि दोनों को शनि देखते हैं 2.5 साल, इसलिए 7.5 कही जाती है, ठीक है। ढैया का मतलब जिस राशि में है उस साल उस राशि पर 2.5 साल रहेंगे। ठीक 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 गुरुदेव। और शनि का जी गुरु आप जल्दी जल्दी जा रहे हो, आप 7.5 का फिर से बोलो। 7.5 का जिस राशि में शनि है
उस राशि को तो देखते ही हैं, लेकिन 2.5 साल आगे वाली राशि को भी देखते हैं, 2.5 साल पीछे वाली राशि को भी देखते हैं। गुरुजी मंगल कितने दिन रहता है? मंगल 45 दिन। 45 दिन। थैंक यू जी, थैंक यू गुरुजी। शनि जो है अंत में फल देते हैं, ठीक है। 7.5 का जो समय होता है, अंतिम समय में शनि फल देते हैं। या जो भी क्रूर या पाप ग्रह हैं, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं कि जो भी क्रूर या पाप ग्रह हैं, वो शुरुआती में फल न दे करके अंत में फल देते हैं, और जो शुभ ग्रह हैं वह शुरुआत में फल दे देते हैं, अंत में परेशान करते हैं। गुरुजी, तो तात्पर्य ये मीन्स है कि जो पापी और क्रूर ग्रह है वो अंत में शुभ फल ही होते हैं? नहीं, जो शुभ ग्रह है वो शुरू में फल अच्छा देते हैं, अंत में फल सही नहीं देते हैं। और जो पापी और क्रूर है वो शुरुआती में फल अच्छा नहीं देते हैं, अंत में फल अच्छा देते हैं। जी थैंक यू। जैसे रविवार, मंगलवार, गुरुवार, ठीक है, शनिवार, इन दिनों में अगर आप देखेंगे, गुरुवार नहीं, शनिवार, मंगलवार और रविवार, ये 3 दिन शाम का समय ज्यादा अच्छा होता है। ग्रह कितने हैं? ग्रह केवल 5 हैं, ठीक है। ग्रह केवल 5 होते हैं। जी जी गुरुदेव। सूर्य, चंद्रमा, तारा है। राहु केतु छाया ग्रह कहे जाते हैं, ठीक है। ठीक है गुरुदेव। मुख्यतः 5 ग्रह होते हैं। कोई हेडिंग बचती हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं से देख करके नहीं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मुझे याद है उसी हिसाब से मैं लिखवा रहा हूँ। शुभ ग्रह, पाप ग्रह मैंने कल लिखवाया था ना। हाँ गुरुदेव, कल लिखवाया था आपने। आप लोग एक और लिख लीजिए, युगकारी और पूर्ण युगकारी। ठीक है। गुरुजी, नौकरी के लिए कौन सा दिन आपने कहा शुभ है? नौकरी के लिए नहीं बताया, मैं कहा नौकरी के लिए कहा। काम के लिए बताया ना कुछ ऐसा? कोई भी कोई कार्य करने के लिए, उसके लिए, नौकरी के लिए नहीं। अच्छा, कोई कार्य। जैसे अगर कोई कार्य आप शनिवार, मंगलवार को दूसरे समय में करते हैं, सूर्य जो 12 बजे के बाद, तो वो ज्यादा कारगर होता है। युगकारी और पूर्ण युगकारी आप लोग लिख लीजिए। मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझा दे रहा हूँ कि पूर्ण युगकारी ग्रह कैसे होते हैं और युगकारी कैसे होते हैं।
युगकारी और पूर्ण युगकारी केवल जो ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 5 ही ग्रह होते हैं, ठीक है। 5 ही ग्रह होते हैं, युगकारी और पूर्ण युगकारी, और वो भी अपने राशियों में नहीं होते हैं, ठीक है। गुरुदेव, युगकारी और पूर्ण युगकारी ना? हाँ, युग कहिए या योग कहिए, ठीक है। ठीक है। युग युग और कलयुग है। नहीं नहीं युग मतलब योग, मैं बोल रहा हूँ योग। अच्छा, योग। हाँ, कलयुग द्वापर नहीं लिखिए। और अयोगकारी है ना? हाँ, योगकारी या युगकारी, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड मैं जो बनाया हूँ? जी गुरुजी जी। दिख तो रहा है गुरुजी, सफाई से नहीं दिख रहा, छोटा छोटा सा आ रहा है। उसको बड़ा कर लीजिए। मेरा जो मेरे आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो उसको आप बड़ा कर लेंगे, स्क्रीन बड़ा कर लीजिए अपना। तो केवल मेरा ही जो है आपको आईडी दिखेगा, स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लीजिए। दिख गया ठीक सर है। जी, दिख। हाँ जी, दिख गया। केंद्र कौन कौन से भाव हैं आप लोगों को बताया था ना, बताइए कौन कौन से भाव को केंद्र कहते हैं? 1, 4, 7, 10 गुरुजी। तो हम यहाँ केंद्र लिख लेते हैं। केंद्र के सामने है 1, 4, 7, 10। और त्रिकोण किसको कहते हैं? 1, 1, 5, 5, 9। 1, 5, 9, ठीक है। क्योंकि एक जो है वह केंद्र में भी आ जाता है, इसलिए केंद्र के लिए एक को जल्दी कोई नहीं कहता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये शुभ स्थान है, ये शुभ स्थान है, ये शुभ स्थान है, ये शुभ स्थान है, ये शुभ हो गया, ये शुभ हो गया, ठीक। अब ये 4 जो है आप लोगों को ऐसा चाहे समझिए। अब इसमें ये सभी शुभ हो गए, तो हम 4 के बाद जो 2 को लिख रहे हैं, त्रिकोण को हम क्या कर रहे हैं? योगकारी। तो यहाँ भी हम योगकारी लिख दिए, योगकारी। यहाँ भी योगकारी लिख दीजिए। यहाँ भी योगकारी, ठीक है। जी। अब यहाँ पे योगकारी कौन हुए और पूर्ण योगकारी कौन हुए वो देखिए। अगर इन स्थानों पे ग्रह बैठे हैं तो योगकारी ग्रह कहे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर ये देखिए कि इनको और इनको मिला दिया जाए, केंद्र और त्रिकोण को मिला दिया जाए, तो क्या हो जाएंगे? पूर्ण योगकारी हो जाएंगे। तो पूर्ण योगकारी ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य चंद्रमा कभी पूर्ण योगकारी नहीं होते हैं। राहु केतु कभी पूर्ण युगकारी नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब
दो लोगों को और घटा दीजिए, दो लोगों को और किसको घटाएंगे हम 5 में से? बुध और गुरु की राशि में भी कोई भी ग्रह पूर्ण युगकारी नहीं होते हैं। ठीक है, बुध और गुरु की भी राशि में कोई पूर्ण युगकारी नहीं होते हैं। तो बचे कौन कौन से? मंगल और शुक्र। मंगल, शुक्र, शनि। जी, मंगल शुक्र शनि। ठीक, तो मंगल, शुक्र, शनि ये पूर्ण योगकारी होते हैं। तो पूर्ण योगकारी ग्रह जो हो गए तो कैसे होंगे? शुभ होंगे, अच्छा होंगे, फल देंगे ना। कुंडली में कभी भी अच्छा फल देंगे और मजबूती के साथ देंगे और वही भाग्य कारक भी कहे जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे अब देख लीजिए, मंगल पहले ग्रह हुए, तो मंगल जब पूर्ण योगकारी हो रहे हैं तो मंगल अपनी राशि अपने राशि के लग्न की राशि में, अपने लग्न की राशि में पूर्ण योगकारी नहीं होंगे। शुक्र अपने जो है उसमें पूर्ण योगकारी नहीं होंगे, अपने लग्न की राशि में पूर्ण योगकारी नहीं होंगे। शनि अपने राशि के लग्न में पूर्ण योगकारी नहीं होंगे। तो यहाँ पूर्ण योगकारी कब होंगे? मान लीजिए अगर हम मंगल की एक राशि यहाँ बैठा दे, दूसरी राशि यहाँ बैठा दे, तो ये पूर्ण योगकारी होगी? नहीं गुरुजी। क्यों? क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध बनेगा तभी पूर्ण योगकारी होंगे ना। जी गुरुजी। तो हमको क्या करना है, अब मान लीजिए कि मंगल को हमको देखना है, तो मंगल को हम देखेंगे कब? जब यहाँ पे हम बैठाएंगे सिंह लग्न की राशि। ठीक, तो सिंह लग्न की राशि बैठा दिए, लग्न हो गया, तो हमारा एक जो है मंगल का राशि यहाँ आ गया, दूसरा मंगल की राशि कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये त्रिकोण हो गया, ये केंद्र हो गया। केंद्र और त्रिकोण मिला करके पूर्ण युगकारी बन जाते हैं। अब यहाँ अगर हम चंद्रमा की राशि कर्क को भी करेंगे तो भी मंगल की एक राशि कहाँ आ जाएगी? यहाँ आएगी, दूसरी राशि यहाँ आएगी। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए। सर मतलब अगर युगकारी में रहेगा हाँ, त्रिकोण और सॉरी केंद्र और त्रिकोण में अगर मंगल रहेगा तो ही वो फायदा करेगा। जी, इन राशियों में बैठने के बाद यही कहीं 6 स्थान में बैठ भी जाए तभी पूर्ण युगकारी होगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, जैसे हाँ जी। कि ये केंद्र और त्रिकोण में इनका स्वामी होने के बाद कहीं इन्हीं स्थानों में बैठ भी जाए तभी पूर्ण युगकारी का फल मिलेगा। सर अगर जैसे ये मंगल किसी दूसरे या तीसरे भाव में है और उनका जो हाँ, लॉर्ड है, उनका जो स्वामी अगर त्रिकोण में या केंद्र में या त्रिकोण में रहे तो भी फायदा देगा? देगा, लेकिन पूर्ण नहीं देगा। फल अच्छा देगा, देगा, लेकिन पूर्ण युगकारी नहीं कहलाएगा। अच्छा, हाँ, अभी वो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग लिखिए, सूर्य चंद्रमा कभी पूर्ण योगकारी नहीं होते। और बुध और गुरु की राशि कोई भी पूर्ण योगकारी नहीं होते, क्योंकि द्विस्वभाव के हैं। क्योंकि द्विस्वभाव के बुध और गुरु
की राशि बुध और गुरु की राशि में कोई बुध और गुरु की राशि में कोई पूर्ण युगकारी कोई भी ग्रह पूर्ण युगकारी नहीं होते, कोई भी ग्रह पूर्ण युगकारी नहीं होते। क्योंकि द्विस्वभाव के हैं। तीसरी हेडिंग लिख लीजिए, मंगल शुक्र और शनि ही पूर्ण योगकारी होते हैं। मंगल और शुक्र। मंगल शुक्र और शनि। गुरुदेव एक प्रश्न और है जी। तो कर्क लग्न और सिंह लग्न में मंगल दोष नहीं रहता है, वैसा वो होगा? अभी बाद वो दूसरा चीज बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक है गुरु। हाँ। जी 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 जी। देखिए, मैं आप लोगों को जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी लिख सकते हैं, समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? हाँ गुरुदेव, लिख लिया गुरुदेव। ये अभी कैसे लिख रहा हूँ वो पूर्ण योगकारी कैसे होंगे। जी 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 जी। यहाँ लिखिएगा, मंगल सूर्य और चंद्र की राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं, ठीक है? ठीक है मंगल जो होते हैं कहाँ होते हैं? सूर्य और चंद्र की राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं। राशि मतलब लग्न में, ठीक है? ठीक है। हाँ, सूर्य और चंद्र के राशि के लग्न में पूर्ण युगकारी होते हैं। वैसे ही शुक्र का लिख लीजिए, शुक्र कहाँ जी होते हैं? अपनी राशि में, अपने लग्न की राशि में नहीं होते हैं, तो कहाँ होंगे? शनि और अब किसके राशि में? शनि के राशि में। तो शनि की राशि कौन कौन सी है? मकर और कुंभ, ठीक है? ठीक है। वैसे ही शनि अपनी राशि में नहीं होते हैं, शुक्र की राशि में होते हैं। शनि शुक्र के, शुक्र शनि के। ठीक है गुरुदेव। ठीक गुरुदेव, एकदम सरल तरीका। ठीक है ना? हाँ एकदम बराबर। अब ये आप लोगों को मैंने दोनों बता दिया, मंगल के लिए कि मंगल कब पूर्ण युगकारी होंगे, जब यहाँ पे पांचवी राशि और चौथी राशि मतलब कर्क और सिंह की राशि रहेगी तब ना। हाँ बराबर। एक वृश्चिक राशि यहाँ बैठ जाएगी, दूसरी मेष यहाँ बैठ जाएगी, दूसरा वृश्चिक राशि यहाँ बैठ जाएगा, मेष राशि यहाँ बैठ जाएगा। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के बाद में केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाए तो पूर्ण युगकारी होंगे, ठीक? ठीक है। वैसे ही आप लोग ये समझ लीजिए कि दूसरे शुक्र और शनि कैसे हो जाएंगे। शुक्र और शनि के बारे में भी देख लीजिए। शुक्र शनि क्या, यहाँ शुक्र की दूसरी राशि हो गई तो शनि कहाँ बैठेंगे?
बैठ गए शनि। शनि की राशि है ना मकर और कुंभ। जी गुरु जी। अब यहाँ ये नवम भाव के भी स्वामी हो गए, दसम के भी स्वामी हो गए। अब इसमें से मान लीजिए यहाँ शनि बैठ गए तो ये पूर्ण युगकारी हो गए। यहाँ शनि बैठ गए पूर्ण युगकारी हो गए। यहाँ बैठ गए पूर्ण युगकारी हो गए। यहाँ बैठ गए पूर्ण युगकारी हो गए। ठीक है, इन 6 स्थानों में कहीं भी बैठ जाए तो पूर्ण युगकारी हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ तुला राशि रख दी जाए तो तुला राशि रखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 10वीं राशि आ जाएगी, यहाँ 11वीं राशि आ जाएगी। अब इन स्थानों में 6 स्थानों में शनि कहीं बैठे हैं तो पूर्ण युगकारी हो गए। अगर शनि यहाँ पे बैठ गए तो युगकारी तो रहेंगे, पूर्ण युगकारी नहीं रहेंगे। ठीक है, शनि यहाँ बैठ गए तो युगकारी तो रहेंगे, पूर्ण युगकारी नहीं रहेंगे। युगकारी तो रहेंगे, पूर्ण युगकारी नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी गुरुजी आप लोग अगर ये देख गुरुजी हाँ, दूसरे में बैठ जाए तो वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे शनि बैठ गए तो युगकारी तो रहेंगे, पूर्ण युगकारी नहीं रहेंगे। साथ में मंगल भी बैठ गया तो मंगल शनि दोनों तो वो तो गड़बड़ है। तो गुरुजी अगर मान लीजिए वो केंद्र में नहीं बैठ के हाँ, जैसे 11वें भाव में बैठते हैं वृष लगन की पत्रिका में, लेकिन उन्होंने यहाँ परिवर्तन कर लिया है गुरु के साथ, क्या कर लिया है? राशि परिवर्तन। जैसे गुरु 10वें भाव में बैठ गया है और शनि 11वें भाव में बैठ गए हैं। वृष हाँ, लगन 2 नंबर की पत्रिका है सर गुरुजी। तो विष लगन की है तो यहाँ 12 हो गया। हाँ, तो आपस में राशि परिवर्तन हो गया गुरु और शनि का। यहाँ गुरु हो गए, यहाँ शनि हो गए ना। जी, ये तो राजयोग है। राजयोग है जी गुरुजी। ठीक है, इसको स्थान परिवर्तन राजयोग कहते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी अगर तुला लगन हो, शनि नीच का जाए सप्तम में, फिर तुला लग्न का कुंडली हो, ठीक, जी और यहाँ मेष राशि हो गया, यहाँ शनि नीच के हो गए ना। जी तो शनि पूर्ण युगकारी होते हुए भी नीच के हो गए हैं तो फल में थोड़ी कमी करेंगे। नीच गुरुजी अगर दृष्टि पड़े तो, हाँ, अगर जैसे ये शुक्र है 10-11 का नहीं 10-11 की शुक्र पे दृष्टि पड़े तो, या मंगल की 4-5 की दृष्टि पड़े तो, मतलब हम नहीं समझे आप क्या बोल रहे हैं। जैसे मंगल कहीं और बैठा है पर ये जो 4 राशि और 5 राशि वाले जो हैं सूर्य और हाँ, चंद्र की, अगर इनकी दृष्टि हाँ, पड़ती है मंगल पे तो वो अभी देखेंगे, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं। वो अभी एक पूर्ण युगकारी कर लेने दीजिए, नहीं तो किसी के दिमाग में नहीं चढ़ेगा। हाँ जी ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। वो मैं अभी बताता हूँ, इसको बताने के बाद आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, अभी हमने क्या किया, शनि को पूर्ण युगकारी बता दिया ना। अब शुक्र कब पूर्ण युगकारी होंगे वो देख लीजिए आप लोग। शुक्र कब पूर्ण युगकारी होंगे वह देख लीजिए। तो हमने बताया ना कि शुक्र जो है शनि की राशि में पूर्ण युगकारी होते हैं। तो यहाँ हमने 10वीं राशि बैठा दिया। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। शुक्र की एक राशि यहाँ त्रिकोण में हो गई, दूसरी कहाँ हो गई, केंद्र में हो गई। ठीक, शुक्र की एक राशि केंद्र में हो गई, एक त्रिकोण में हो गई, तो केंद्र और त्रिकोण मिल करके क्या हो गए, पूर्ण युगकारी हो गए। केंद्र प्लस त्रिकोण बराबर
पूर्ण युगकारी। ठीक है। अब इन्हीं 6 स्थानों में शुक्र बैठ भी जाए, शुक्र कहीं इसी स्थान पे बैठ भी जाए, इन्हीं 6 स्थान पे बैठ गए तो पूर्ण युगकारी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। अब यही अगर हम इसको क्या करते हैं, कुंभ राशि कर लेते हैं। ये कुंभ राशि हो गया, ठीक। दूसरी राशि कहाँ आ गई, वृष राशि यहाँ आ गई, और 7वीं राशि यहाँ पे आ गई। जी तुला यहाँ आ गया। तो ये केंद्र हो गया, त्रिकोण हो गया, केंद्र त्रिकोण बराबर युगकारी। अब यही इन्हीं स्थानों में शुक्र को बैठा भी दीजिए तो पूर्ण युगकारी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको हटाएं। जी 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 गुरुजी। अब आप जो प्रश्न पूछ रही थी, एक उनको आप वो अपना प्रश्न डालिए। अभी किसी ने पूछा था ना कि सूर्य चंद्रमा की क्या दृष्टि, कैसे पूछ रहे थे आप लोग? हाँ जी सर। हाँ, तो वो बताइए कि कहाँ पे कौन बैठा है, उसके बाद में बताता हूँ। क्या लग्न है? पता नहीं, मैं तो अपने मन से पूछ रही, मेरी वैसे कोई कुंडली नहीं देख रही, मैं ऐसे अपनी शक पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए। मुझे शंका है कि अगर उनकी दृष्टि पड़ती है मंगल पे तो भी वो योगकारी रहेगी क्या? मंगल पे दृष्टि पड़ने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है। मंगल या इन स्थानों पे बैठ जाएंगे, हाँ हाँ मंगल इन स्थानों पे बैठ गए, हाँ तो सूर्य चंद्रमा की दृष्टि आप कह रही हैं पड़ने से ना? हाँ जी। तो सूर्य चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से कुछ भी नहीं होगा। ये पूर्ण अच्छा। युगकारी जब रहेंगे तभी पूर्ण युगकारी होंगे। ठीक है। हाँ जी लेकिन वहां संबंध दूसरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी वो दूसरे योग में पहुंच जाएंगे। हाँ जी ठीक। ये तृतीय भाव में अगर मंगल बैठता है तो यहाँ मंगल बहुत ही प्रभावी होता है, क्योंकि ये पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव पे मंगल बैठने से बहुत अच्छा रहा। अच्छा अच्छा। पराक्रम भाव पे मंगल, और ये भी आप लोग जान लीजिए कि 3, 6 और 10 स्थान में, 3, 6 और 10 स्थान में अगर राहु, केतु, शनि, मंगल, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये 4 ग्रह बैठ गए हैं तो इस जातक का विजय सभी जगह होता है। अच्छा, सब जगह जीत होगी। हाँ। अच्छा, कौन कौन से? राहु, शनि, मंगल, केतु। ठीक है। इन 3 जगह पे कभी भी अगर ऐसे ग्रह बैठ गए, इस जातक की सर्वत्र विजय होगी। गुरुजी अकेले बैठेंगे या साथ में बैठ जाए तो 2-2 ग्रह? अकेले बैठ जाए, साथ में बैठ जाए, कैसे भी बैठ। मंगल के साथ केवल सूर्य बैठेंगे तभी मंगल कमजोर होंगे। ठीक है। कमजोर क्या? राजा के साथ मंत्री बैठता है तो कोई कमजोरी है ही नहीं, वहां पे अच्छा ही होता है। यहाँ मंगल बैठ गए, पराक्रम का भाव हो गया, और साथ में सूर्य भी बैठ गए राजा के साथ, तो इससे ज्यादा बली कोई नहीं हुआ। यहाँ बैठ गए मंगल, सूर्य बैठ गए राजा के साथ में, तो मंगल यहाँ का कारक भी है, और मंगल जो है शत्रु को पराजित कर देगा।
शत्रुओं पर विजय प्राप्त। ये व्यापार भाव है। यहाँ पे अगर मंगल बैठ गए हैं, सूर्य के साथ में बैठ गए हैं, तो सेना में उच्च पद को प्राप्त कराएंगे। 3 10 6 हाँ, दिग्बली हो जाता ना वहाँ तो सूर्य गुरुदेव। सूर्य मंगल दोनों दिग्बली हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब राहु यहाँ बैठ गया तो राहु पराक्रम, राहु मंगल से कम पराक्रम में नहीं है। जी 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 गुरुदेव। ठीक है, राहु मंगल से कम पराक्रम में नहीं है, वही बात यहाँ हो गई। अब यहाँ सूर्य के साथ में अगर राहु बैठ गया है तो सूर्य के ऊपर वैसे ही ग्रहण लगा दिया है, तो वहां बलि अपने आप ही हो गया है राहु। जी 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 गुरुदेव। केतु बैठा तो केतु भी सूर्य के ऊपर में ग्रहण लगाया और बलि स्वयं हो गया है। शनि बैठे हैं तो शनि सूर्य के साथ रहने पर थोड़ा सा परेशान करते हैं, चंद्रमा के साथ रहने पे थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन बलि स्वयं हो जाते हैं, सूर्य को पीड़ित कर देते हैं। बाकी और की बात नहीं। गुरुजी, अगर छठे भाव में राहु के साथ मंगल और चंद्र बैठे हैं तब भी जातक सर्व विजयी होगी। हाँ होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए, चंद्रमा पे राहु ग्रहण लगा दिया है, मंगल के साथ में अंगारक दोष हो गया है। ओके। चंद्रमा के ऊपर में ग्रहण लगा दिए और मंगल के साथ में अंगारक दोष हो गया है, तो यह व्यक्ति आगे तब बढ़ेगा और सर्वत्र लाभ तब होगा जबकि अंगारक दोष की शांति करवाएगा, दूसरा ग्रहण दोष की शांति करवाएगा। तो गुरुजी, अगर ये वृश्चिक राशि में 8 नंबर वृश्चिक राशि आ रही है, वहां पे राहु बैठे हैं और उनपे मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो भी अंगारक बनेगा? अंगारक दोष बनेगा। सर गुरुजी, तीसरे घर में मंगल बैठे हैं, उनकी चौथी दृष्टि आ रही है वहां पे, तो यहाँ पे मंगल जो है ना, जी गुरुजी, यहाँ एक संबंध होता है। ठीक है, यहाँ एक संबंध होता है, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। योग बनता है नव पंचक योग। ठीक है, एक होता है 9 और 5, नव पंचक योग इसको कहते हैं। ठीक है, एक होता है नवपंचक योग, एक होता है षडाष्टक योग, 6 और 8 का संबंध। ठीक है, ठीक गुरुदेव। और एक होता है चतुर्दश योग। इसमें से नवपंचक योग बहुत अच्छा होता है। जितना नवपंचक कुंडली में रहेगा किसी के, उतना व्यक्ति वह सुखी रहेगा। जितने षडाष्टक और चतुर्दश योग बनेंगे, उतना ही कुंडली परेशानी का कारण रहेगा। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं वो देख लीजिए आप। 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से मंगल राहु को देख रहा है और 10वीं दृष्टि से राहु मंगल को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी गुरुजी। जिसको न समझ में आए वो बोल दीजिएगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोगों के लिए याद आ गया तो बता दे रहा हूं। चौथी दृष्टि से मंगल देख रहे हैं राहु को, 10वीं दृष्टि से राहु देख रहे हैं मंगल को। ये चतुर्दश होता है, तो यहाँ पे नुकसान ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे यह व्यक्ति महामृत्युंजय का या महामृत्युंजय का जप, महाविद्या का पाठ
या रुद्राभिषेक निरंतर जो है महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार रुद्राभिषेक करता रहेगा, यह व्यक्ति सुखी रहेगा। नहीं तो ये परेशान ही रहेगा। पराक्रम तो रहेगा, बलशाली रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, लेकिन परेशान भी रहेगा। एक होता है षडाष्टक योग। षडाष्टक मतलब 6 और 8 की दृष्टि, 1 2 3 4 5 6, यहां भी मंगल बैठ गया तो मंगल क्या कर रहा है, राहु कैसे देख रहा है, 1 2 3 4 5 6, राहु छठी दृष्टि देख रहा है, मंगल 8वीं दृष्टि देखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हो गया षडाष्टक योग। षडाष्टक योग भी कुंडली में जितना षडाष्टक योग रहेगा वह कुंडली का जातक उतना ही परेशान रहेगा। ठीक है। अगर इसी में 2 नवपंचक हो गए, 2 षडाष्टक हो गए, तब तो कहीं न कहीं अच्छा है। अगर 3 षडाष्टक हो गए, 2 नवपंचक हो गए या 1 नवपंचक हो गया तो वह कुंडली परेशानी युक्त हो गई। ठीक है। ठीक गुरुदेव। हाँ, षडाष्टक और चतुर्दश योग होने पर तुरंत बोल देना चाहिए जातक को कि आप महामृत्युंजय का सहारा ले लीजिए। महामृत्युंजय का सहारा लेने के बाद में वह जातक जो है परेशानी से जो भरा हुआ है वो परेशानी से कमजोर हो जाएगा और थोड़ा उसका अच्छा होने लगेगा। लेकिन महामृत्युंजय इस स्थिति में बताई जाती है, जानते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। महामृत्युंजय जो होता है वो विशेष परिस्थिति में करवाने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति के पास कब जाया जाता है? जब कोई उपाय नहीं बचता गुरुजी। जी, जब कोई उपाय नहीं बचता है तो क्षमा याचना, फांसी को रुकवाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता है। ठीक, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। लेकिन अगर वही आपका काम अगर थाना अदालत से हो जाए तो राष्ट्रपति के पास जाना अच्छा है? नहीं ना। जी गुरुजी। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब बहुत विशेष परिस्थिति आती है तभी तो ये जो षडाष्टक है, जो षडाष्टक है और चतुर्दश योग है वो खतरनाक योग है, इसलिए यहाँ पे महामृत्युंजय बताया जा रहा है। नहीं तो रुद्राभिषेक करने से भी लाभ इनको मिलेगा। इसलिए हमने कहा कि अगर जातक के पास परेशानी है, वो पैसे वाला नहीं है, उनको कहिए रुद्राभिषेक जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। जब मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होना रहे तभी उनको बताइए कि महामृत्युंजय का जप आप करवाइए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। पुष्पावती जी रिकॉर्डिंग कर रही हैं आप ना? रिकॉर्डिंग आप बंद कर दीजिए।